और उन्होंने ये भी कहा है कि हम ऐसा नहीं है कि हम बेहतर पोज़ीशन में नहीं हैं, हम मज़बूत और बेहतर पोज़ीशन में हैं और दुनिया ने ईरान की जीत को स्वीकारा है। लेकिन यहाँ पे ये बात एक क्लियर तरीके से निकल के आ रही है कि एक आखिरी जंग होनी बाकी है। ये बड़ी भीषण, बड़ी खतरनाक जंग होगी। राशिद साहब जो भी बात कहते हैं वो ठोक पीट के कहते हैं, थरली रिसर्च उनकी बात होती है और कोई भी बात उनकी ऐसी नहीं होती कि जो जानिबदाराना हो। बैलेंस बात होती है, इंसाफ की बात करते हैं। उन्होंने जो भी बातें ईरान के ताल्लुक से कही, जो भी बातें उन्होंने अमेरिका के या इसराइल के ताल्लुक से कही, या जो भी उन्होंने कहा, मिसाल के तौर पे उन्होंने उनकी बात का लुब-ए-लुबाब मैं ये निकाल रहा हूँ कि ईरान को जितना ज़्यादा दबाया जाएगा, जितना ज़्यादा झुकाया जाएगा इसराइल और अमेरिका के ज़रिए, वो उतना ही सुरखरू निकल के आएगा और वो आ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब ईमानदारी की बात तो है कि इसराइल और अमेरिका के तिलों में वो तेल नहीं है। अब ये लॉकहीड मार्टिन और ये जितने भी दूसरे हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, वैक्स है, जो भी हैं, अब ये इंतजार कर रहे हैं कि ये हमें जो है हथियार बना के दें, फिर हम अल्टीमेट हथियार दें। और एक इसराइल ने जो भी बेवकूफियां करी उसका खमियाजा वो अब नहीं, वो आने वाली नस्लों में उसको वो भुगतेगा। बस हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पे ये बात एक क्लियर तरीके से निकल के आ रही है कि एक आखिरी जंग होनी बाकी है। ये बड़ी भीषण, बड़ी खतरनाक जंग होगी, आर्या पार की जंग होगी। ठीक है, इसमें एक साइड जो है सच्चाई, इंसानियत और अपनी बका के लिए और हक के लिए लड़ेगी। दूसरी जो साइड लड़ेगी वो जुल्म को बढ़ाने के लिए लड़ेगी। अब देखना यह है, देखिए ईरान की अफवाज के अंदर चाहे IRGC हो या नॉर्मल उसकी फौज हो या BCG हो या जो भी हिस्सा हो ईरान की फौज का, वो हिस्सा आज के जमाने के हिसाब से अगर हम देखें तो वो एक हुसैनी हिस्सा है, करबलाई हिस्सा है। और हुसैनियों को, करबलाइयों को किसी भी हालत में दबाया नहीं जा सकता, उन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती, ये बात पक्की है। और इस चीज को जब से अमेरिका, एक साल सवा साल से जो अमेरिका और इसका ईरान का रटाखा हुआ है, लोगों ने इसको देख लिया है। ठीक है, अमेरिका बस अपना, जिसको कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये इस इंतजार में है कि हम कब पतली गली से निकले, कब हम ये कहें अरे हम तो जंग जीत चुके हैं। अमेरिका ये बात एक बार नहीं, अमेरिका ये बार 36 बार कह चुका है कि हम ये जंग जीत चुके हैं, बिल्कुल वो ये जंग हार चुका है। जी डॉक्टर मुमताज। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज आई है, मैं चाहूंगा उस पर शॉर्ट में ही राशिद साहब देंगे और उसके बाद दुआ पे खात्मा आज के प्रोग्राम का। काफी लेट हुआ है। यहाँ पे मसूद पिज़िश्कियान का बयान जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने दिया है और बहुत ही गौर तलब है ये। उन्होंने लिखा है कि बेहतर ये होगा कि हम आज ही जंग खत्म कर दें जब हम मजबूत और सम्मानजनक स्थिति में हैं। राशिद साहब, क्या इसको ईरान के अवाम इस चीज को कबूल करेंगे, क्या इसको मानेंगे? अरे 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 इतनी जंग खत्म करने का मतलब यह है, राशिद भाई को भी मैं हिंट दे रहा हूँ कि हम ऐसी जंग डालें इसराइल और अमेरिका पे कि जंग खत्म हो जाए, इनके सब जो मतलब ताबड़तोड़ हमले ये लोग खत्म हो जाएं। ये मतलब है इसका। ये मतलब ये नहीं है कि दे शुड
they should go in for some agreement. जी जी राशिद भाई। जी नहीं, देखिए उन्होंने युद्ध को समाप्त करने की अपील तो कही है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम, ऐसा नहीं है कि हम बेहतर पोजीशन में नहीं हैं, हम मजबूत और बेहतर पोजीशन में है, और दुनिया ने ईरान की जीत को स्वीकारा है। ये पूरा स्टेटमेंट है फिजिशियन साहब का, और इसके कुछ अंश हमने भी डाले थे, लेकिन हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज डाली थी मुमताज भाई, जो शायद आप देख नहीं पाए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ट्रंप का लक्ष्य ईरान को इतना आर्थिक दबाव देना है कि वह परमाणु कार्यक्रम पर रियायत दे और हुर्मुज को फिर से खोलने के लिए तैयार हो। ठीक, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो परमाणु कार्यक्रम में रियायत दे और हुर्मुज को खोलने को तैयार हो। अभी तक तो आप कह रहे थे हुर्मुज पे आपका कंट्रोल है, अब आप ईरान से क्यों चाह रहे हो ईरान खोले? आप तो इतने दिन चिल्ला रहे ना कि हुर्मुज से मेरा कंट्रोल है। आपने तो अपने सोशल ट्रूथ पे यूएस का टेरिटरी बना करके नक्शा डाल दिया आपने, और पर डे की 2 स्पीच में आप बोलते थे कि हुर्मुज पे आपका कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल आपका है। आवाज आप कह रहे हो कि परमाणु कार्यक्रम में रियायत दे और हुर्मुज को खोले ईरान, हम इसलिए दबाव बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से तो आप सच बोल ही देते हो ना। तो मुमताज भाई, अभी बहुत चीजें बिगड़ी नहीं है, और ना बात बहुत आगे बढ़ेगी, ना न्यूक्लियर चलेगा, और हमको नहीं लगता कि इस तरह का ना कोई दबाव चलेगा, और पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो इस तरह से कमजोर है कि मुमताज भाई, हर देश सस्ता तेल लेना चाहेगा। अगर आज की डेट में 94 डॉलर पर बैरल क्रूड ऑयल आज की डेट में है, अगर ईरान किसी को $70 में दे रहा है क्रूड ऑयल 94 की जगह, वो देश तो इनसे भाग के लेगा। और ईरान ने इसी तरीके से अपने बहुत क्रूड ऑयल बेचे हैं प्रतिबंध के बाद भी, और ऐसा नहीं है कि ईरान ने क्रूड ऑयल के बदले में सिर्फ पैसा ही लिया हो, ईरान ने क्रूड ऑयल के बदले में सामान भी लिया है, क्योंकि उसने अपनी स्थिति को वैसे ही बनाया है। काली बाप ने कहा है कि हम तो इस प्रतिबंध के आदी हैं, और हमने हमेशा हर प्रतिबंध के साथ साथ एक रास्ता बनाया अपना। ये उनका निर्णय अन्यायपूर्ण जरूर है, लेकिन ईरान के लिए चौंकाने वाला नहीं है। ये कालीबाब साहब ने कहा है कि ईरान के लिए वो चौंकाने वाला नहीं है, अन्यायपूर्ण जरूर है। तो देखिए, जंग के लिए कोई भी देश हो, कोई भी नहीं चाहता कि वो जंग में आए, क्योंकि जंग के बहुत नुकसानात होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे देखते हैं कि ईरान ने इतनी मिसाइल मारी, इसराइल ने इतना मारा, अच्छा उनका इतना तबाह हुआ, उनका इतना तबाह, मजा आ रहा है। आपको दूर से बैठ के मजा आएगा, कुछ दिन बाद आप भी उब जाओगे। आज कौन गाजा की बात कर रहा है, आप बताइए। इतनी डिबेटें होती है इंटरनेशनल लेवल पर, कितने लोग गाजा की बात कर रहे हैं? क्या गाजा की समस्याएं कम हुई हैं? क्या वेस्ट बैंक की समस्याएं कम हुई हैं? क्या वेस्ट बैंक में लोगों के घर नहीं तोड़े जा रहे हैं? कब्जा नहीं किया जा रहा लोगों का मकान? कौन बोल रहा है? सिवाय निंदा के कुछ आता है? अरब देशों का हाल ऐसा है कि मरीज इंसान बीमार है, मरीज है, दवा नहीं देंगे, मर जाओगे तो कफन जरूर देंगे। ये वही हाल है अरब देशों का आज, कि कफन भेज देंगे वो, लो तो को बिना कफन दफन नहीं होने देंगे हम तुम्हारे हितैषी हैं, हम तुम्हारे वेलविशर हैं। हम अपनी मिसाल दे रहे हैं, हमारा पड़ोसी है, बीमार है, उसके बेचारे को थोड़े पैसे की जरूरत है, उसने हमसे 2,000 रुपया अगर मांगा कि दे दो, थोड़ा जांच करवा लें, बहुत तकलीफ है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। हमने बोला भाई मेरे पास भी नहीं है, वो बेचारा बिना इलाज के मर गया, तो उसको हम 4,000 रुपये कफन दे देंगे, लेकिन 2,000 नहीं देंगे। ये हालत हो गई है।
प्रेमचंद का तो पूरा अफसाना कफन के नाम से इसी पे है, जी पूरा इसी इशू पे ही है जो आप बयान कर रहे हैं। जी मुमताज भाई, तो मुमताज ये भाई बिल्कुल जी जी वही हाल अरब देश के हैं। आप जॉर्डन, इजिप्ट, टर्की 3, सऊदी अरबिया 4, कतर, बहरीन, यूएई, कुवैत, 8-9 देश हैं आसपास, वहां पर 8-9 देश हैं। वो लोग चाहते तो मिल करके इसराइल को दबा देते। ये लोग अपनी सेना भेज देते गाजा में, ये लोग अपनी सेना भेज देते गाजा में। क्या कर लेता है इसराइल? अगर मारता तो मार नहीं खाता वो, फुट ऑन ग्राउंड करवा देते तो 1947-48 वाले नक्शे पे लाके खड़ा कर देते इसराइल को, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे यहाँ तख्ता पलट हो सकता है, हम मारे जा सकते हैं। उनके अंदर डर है, हमारे यहाँ हमारी पब्लिक को उकसाया जा सकता है। जबकि ईरान ने उनको तरीके दिखा दिए हैं कि सत्ता और रिजीम परिवर्तन को कैसे रोका जा सकता है। ईरान ने साफ कहा है इन लोगों से, ईरान ने साफ कहा है, बल्कि ईरान क्या, खामनाई साहब ने साफ कहा है कि हाथों में हाथ पकड़ के मजबूत हो जाओ, वरना ये कहाँ उठा के फेंकेगा पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अमेरिका दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों के लिए खतरनाक है। जी मुमताज भाई। नहीं बिल्कुल सही है। और ये कई बार हिजबुल्लाह की तरफ से बयान, इसके अलावा अंसारुल्लाह की तरफ से बयान, और ईरान तो मुस्तकिल जो है, और मैं इसी उम्मीद में कई बार रहा भी रहता हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे जयदीप साहब ने एक और कमेंट के बाद मैं चाहूँगा कि बस अब ट्रम्प ने आज क्या कहा, और ये ख़ास तौर से हिंदुस्तान के लिए और जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं उसके लिए भी। अब आज सुन लीजिए ट्रम्प ये बयान है, आज मैंने कामकाजी अमरीकी, और ये जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने हमें शेयर किया। ट्रम्प क्या कह रहे हैं, आज मैंने कामकाजी अमरीकी परिवारों के लिए कीमा बनाया हुआ गोमांस की कीमत में काफ़ी कमी लाने का समझौता किया है, क्योंकि बाइडेन के वक्त में गोमांस की कीमत बहुत अधिक थी। हम एक पशुधन योजना ला रहे हैं जिसमें अगले 90 दिनों में यूएस में 3 लाख मैट्रिक टन तक ग्राउंड बीफ उत्पादन को बिना किसी कोटा शुल्क के आयात करने की अनुमति देगा, ताकि देश की जनता 25% कम कीमत पर गौमांस खा सके। तो मैं अब इस पे कुछ कहूँगा नहीं। और जयदीप साहब ने ये भी लिखा है कि आज दोपहर वेस्ट अलास्का के केप न्यूहैम हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश के दौरान 2 पायलटों और 6 यात्री को ले जा रहे एक चार्टर विमान दुर्घटना हो गई। कोई भी जीवित नहीं बचा, सब जो है वो मारे गए। बहुत अफसोसनाक ये हादसा हुआ है। बहुत सारी खबरें हैं, राशिद साहब ने भी काफ़ी अपडेट किया है। लेकिन दोस्तों कल मैं जब लाइव करूंगा सुबह, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेट करूंगा। राशिद साहब ने भी काफ़ी और अपडेट, अब आजकल राशिद साहब जितना बोलते हैं उतना ही लिखते भी हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है अपडेट करना इस तरह से। तो राइटिंग में भी चीज़ें आती हैं। जब तक दुआ कराएंगे फिरोज साहब, तब तक ही लोग पढ़ भी लेंगे। जी फिरोज साहब दुआ करा दीजिए। अब बस एग्जॉस्ट हो रहा हूँ बहुत ज्यादा। अरे आप तो सुपर से भी सुप्रीम है अपने, आप एग्जॉस्ट कहाँ होते हैं? हिम्मत की दाद देनी चाहिए आपकी कि आप इतने दूर से आए और लगातार लगे हुए हैं आप अपने कामों में, दीन के कामों में भी, दुनिया के कामों में भी, और इसको भी आपने सबसे अहम इसको बुलेटिन को तरजीह दे रखी है। तो ये बड़ी बात है, ये आम इंसान के बस का नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि खुदा की तरफ से ही एक खुदाई एक हिम्मत आपके अंदर दी गई है कि आप इसको कर रहे हैं लगातार बगैर किसी किस्म के। मैंने ये आप हैं, राशिद भाई हैं, और बहुत और ये हमारे व्यूअर बहुत सारे, मैं सही बता रहा हूँ।
मुझे बहुत बार ख्याल आता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो हमारे जो व्यूवर हैं, जो न्यूज़ देना चाहते हैं, पहुँचाना चाहते हैं, वो नहीं जा पाएगी। बाखुदा बता रहा हूँ, मैं अपनी वो भूल जाता हूँ थकान कि नहीं मुझे हर हाल में करना है। हाँ, तो ये सही है। और राशिद साहब भी नहीं, मतलब इतने मसरूफ है मैं बता नहीं सकता, लेकिन जिस तरह से टाइम निकालते हैं ये सब जाहिर है कि और ये उसी से हौसला मिलता है। अब्दुल वाहिद साहब अभी सफर पे इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। अब बस एक हफ्ते का उनकी विजिट थी कोई फॉरेन की, तो बहरहाल वो जल्दी लौट आएंगे जी। दुआ। हाँ नहीं, बस मैं दुआ करा रहा हूँ, और मैं दुआ के साथ साथ बस यही कह रहा हूँ कि आप कहते हैं कि भाई मेरे जो व्यूवर्स हैं जो मुझसे जुड़ते हैं, और ये समझिए कि जो एक तरह से मेरी रूह ही है, तो मैं उनके लिए आता हूँ। और ये बात बिल्कुल सही है। इसमें इस इस प्रोग्राम में कुछ रखा नहीं है सिवाय कमिटमेंट के, और सिवाय इसके कि जो हमारे जितने व्यूवर्स हैं, सुनने वाले हैं, जो बड़ी बेचैनी से, बड़े चाव से अपने एक वक्त में आके जब उनको मैसेज मिल जाता है तो आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं बुलेटिन से, क्योंकि उनको गाजा से मोहब्बत है, उनको ईरान से मोहब्बत है, और वो ये चाहते हैं कि जो भी जुल्म इन ममालिक पे हो रहा है अल्लाह की मदद से वो कम हो। और ये सही है, हम कुछ कर नहीं सकते, हम ना तो IRGC का हिस्सा बन सकते हैं, ना ही हम आ, हमास का हिस्सा बन सकते हैं, ना ही हम आ, ये समझिए कि हिजबुल्लाह का हिस्सा बन सकते हैं। दिल में तो आता है, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जो सबसे छोटा जिम्रा है हमारा जिहाद का, यानी हम दुआ कर लें, हम बातचीत कर लें, और उसी से हम जुड़े हुए हैं। और क्या पता हम काले दिल वालों की, गुनाहगारों की कौन सी दुआ अल्लाह सुन ले। हम तो, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबको नवाजने वाला है। तो हम तो यही दुआ करेंगे इस वक्त, जनाब मुमताज आलम रजवी साहब, जनाब राशिद रजवी साहब, और जितने भी हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, खासतौर से जयदीप सिंह बुंदेला साहब। जयदीप सिंह बुंदेला साहब की बात आई, मिश्रा जी की बात आई, फिर बात आई पाकिस्तानियों की, फिर हमने देखा कि कितने अच्छे मुसलमान पाकिस्तानी हैं और कितने अच्छे मुसलमान बुंदेला साहब हैं। तो रिजल्ट यही आया कि बुंदेला साहब एक अच्छे मुसलमान हैं बनिस्बत आसिम मुनीर के। तो मैं ऐसी बात पे अपनी बात को खत्म करके मैं बस ये दुआ करना चाहता हूँ कि मामलात सुधार की तरफ और सुलझने की तरफ जाएं, उलझने की तरफ ना जाएं, पीस की तरफ जाएं, जंग की तरफ ना जाएं। यही दुआ हम हमेशा करते चले आ रहे हैं, और जब तक आंखें खुली है इंशाल्लाह यही दुआ हम करते रहेंगे। जी डॉक्टर मुख्तार। जी बिल्कुल। तो हम शुरू से ही रहें, और हम देखिए न जिहाद, न लड़ाई, न झगड़ा, हम ऐसी सरजमीन पे हैं हिंदुस्तान की जो अमन का गहवारा है, और ये कहने वाली बात नहीं है। तो वहाँ हम लोग सोच ही नहीं सकते ना कि किसी से जंग करना, किसी को मार देना, किसी को कत्ल कर देना, ये तस्वुर ही नहीं है। और दीन भी नहीं सिखाता है। जिहाद का मतलब ये कतई नहीं है। ये हमारे फ़राइज़ में छठे नंबर पे आता है। और जिहाद का मतलब कत्ल नहीं है कि तलवार लेकर के कूद पड़े। जिहाद का मतलब ये है कि अपने पड़ोसी को भूखा सोने दे रहे हो कि नहीं सोने दे रहे हो। अगर भूखा सो गया तो आपके सब बेकार है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लोगों ने सिर्फ ये देखा ना कि मौला अली किस तरह से जंग में लड़े, नहीं, उनकी जिंदगी, आम जिंदगी देखो। रात में वो कैसे पीठ पे लाके रोटियां बांटते थे लोगों में, वो तो देखो। ये तो देखो कि 3 दिन फाका रहते थे। और अगर कहीं से कुछ इंतजाम कर लिया और फकीर आ गया तो वो भी उठा के दे दिया। अरे भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। तो मुलूकियत जो कर रहे हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं, उनको मत देखो, दुर्वेशों को देखो। हमारे जो गुजरे हैं छोड़ दीजिए, जो हिंदुस्तान में रहे उनकी जिंदगी देखिए।
बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जो फिरोज बख्श साहब हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे जो साथी हैं, सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन सारे लोगों का वाकई आप लोग जो है मैं शुक्रिया नहीं अदा कर पा रहा हूँ कि जिस तरह से आप लोग जुड़ते हैं, और एक सच की बात, एक हौसला अफजाई भी होती है ना, इतना लंबा लगातार एक टॉपिक पे 2 टाइम प्रोग्राम चलाना, ये कोई वाकई मैं कई बार सोचता हूँ कि कैसे ये ऊपर वाला ही चलवा रहा है मुझसे कि 2 टाइम में इसको चलाता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा कि जब तक हालात अच्छे नहीं होते हैं इंटरनेशनल इश्यूज़ पर भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे और बातचीत करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, खुदा हाफ़िज़।